प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये दिल्ली का सरकारी बाल निरीक्षण गृह है। देश भर में फैले ऐसे ही निरीक्षण गृहों में घर वालों द्वारा छोड़ दिए गए या घर से भाग कर आए बच्चों को हर रोज लाया जाता है। यहाँ उन्हें तब तक आसरा मिलता है जब तक वो अपने बिछड़े हुए घर वालों से मिला नहीं दिए जाते या फिर समाज में अपनी जगह तलाश नहीं कर लेते। जितेंद्र। बाप का नाम? पापा का नाम अकबर। अग्रवाल? अकबर। अकबर। उम्र कितनी तेरी? पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? अभी तो ना बताया, फिर घर बता। रहने वाला कहाँ का है? बरेली का। बरेली का। The child is brought into a remand home or an observation. बच्चे भूखी प्यासी Families are अनजान not हालत में traced. रिमांड घर लाए जाते हैं। Juvenile court then sends it फिर to उन्हें एक something ऐसी that's जगह called भेजा the जाता children's है home, which is far जिसे from बाल being a निवास home, कहते or हैं। sends it to a fit person's मगर जो कहीं से institution or भी something like निवास that, या घर which are नहीं होता। institutions set up by the law. लड़के लड़कियां भाई बहन Boys are अलग कर दिए जाते separated, हैं। girls are separated, brothers and sisters are separated, and these children then stay in that institution as inmates. We haven't even changed the wording, as though they are mad people or something like और that. 16-17 They're साल inmates की उम्र तक until उन्हें they're वहीं 16 रहना or पड़ता है। 17 years old. समाज की नजर में ये भटके हुए बच्चे हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। लेकिन उम्र के इस दौर में जब बच्चों के दिल दिमाग पर जिंदगी की सबसे गहरी छाप पड़ती है और उन्हें देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इन बच्चों के हिस्से में जिंदगी की ठोकरें और खाना बदोश बेसहारापन ही आता है। ऐसी हालत में हैरत नहीं कि ये बेसहारा बच्चे पहले अपराध की पनपती हुई दुनिया के शिकार बनते हैं, फिर उसमें शरीक हो जाते हैं। 5 एक 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20। बच्चों की दुनिया का ख्याल आते ही एक ऐसे संसार की तस्वीर उभरती है जिसमें रोजमर्रा की फिक्र और जिंदगी की कठोरता का कोई दखल नहीं है। मगर बेसहारा बच्चों की दुनिया हमारी कल्पना के सुखद संसार से बिल्कुल अलग है। इन्हें जैसे एक झटके से जिंदगी की बेरहमी का सामना करना पड़ा है और ऐसे में उनकी दुनिया एक बारगी तहस नहस हो गई है। इन बेसहारा बच्चों के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानी कमोबेश वही की वही रहती है। फिर वो घर का पता नहीं देता, कभी नाम कुछ होता है तो कुछ नाम और बता देता है। हमारा घर का नाम दत्ताराम है, तो हम तो सही बता रहे हैं। आप सही बता रहे हैं, उसका गलत है, तभी तो दत्ताराम नाम है। अब तुम घर जाना चाहते हो? हाँ? पिताजी तो पहले से गुजर गए, पहले गुजर गए थे। फिर हमको दोस्त के साथ आए थे हम लोग। दोस्त ने बोला चल तेरी माँ को साड़ी वाड़ी सब दे देंगे। तो हम तो छोटे थे जब, हमको पता नहीं था। जब आए हम लोग तो उसने हमको पकड़ लिया और बोला चल उधर। फिर हमको ट्रेन में उठाया ज़बरदस्ती और लेकर आया। बोला नहीं मेरे को नहीं जाना उधर। तो फिर मेरी माँ तो मना करती थी इधर उधर जाने से। फिर मेरे को ट्रेन में उठाया, चल दी ट्रेन, कैसा उतर पाएंगे। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में हम एक रात उधर ही काटे। मेरे पास तो कुछ पैसे वैसे नहीं था ना उसके पास। उसने बोला चल चाय पीने को। हम चाय पीने गए उधर, तो साढ़े ड्रेस वाले नहीं रहते बाहर के कपड़े वाले, उन्हें हमको पकड़कर थाने में लाया।
नई दिल्ली से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीन फील्ड्स फरीदाबाद में पिछले 25 वर्षों से एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है जो बेसहारा बच्चों की बुनियादी समस्याओं से निपटने का एक रास्ता दिखाती है। SOS के नाम से मशहूर ये संस्था दरअसल उस आंदोलन का अंग है जो इस समस्या के प्रति बिल्कुल अलग नजरिया अपनाकर उसे हल करने की दिशा में बढ़ रहा है। बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी बच्चों को पालने के लिए नहीं चाहिए। बच्चों को पालने के लिए आदमी को चाहिए एक तो इन्वॉल्वमेंट और दूसरे ऐसा सिस्टम जो कि बहुत करीब हो नेचुरल सिस्टम के। और SOS में यही खास बात है कि भाई माँ हैं, बच्चे हैं, 7, 8, 9 बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, एक उनकी अपनी रसोई है, वो खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं। कोशिश लगातार यही रहती है कि ये बच्चा नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर चल करके एक कल को अपने तहीं अपने बाजू पर खड़ा हो जाए। देश भर में फैले SOS के केंद्रों का उद्देश्य है बेसहारा बच्चों को घर की सुरक्षा और परिवार की प्यार भरी देखरेख उपलब्ध कराना, यानी वो सब जो आमतौर पर निरीक्षण गृहों या रिमांड घरों के कोरे कामकाजीपन के दायरे से बाहर है। SOS में हमने ये देखा है और ये कोशिश की है इस बात को लाने की कि उसको हम फैमिली के पैटर्न पर चलाएं, कि जैसे एक छोटा सा घर है, माँ है, बच्चे हैं, बहन है, भाई हैं, रसोई है, खाना है, पीना है, भागना है, दौड़ना है, साधारण तरीके से, कोई ऐसा ज़बरदस्त बात नहीं है। सरसरी नज़र से देखने पर ही सरकारी संस्थाओं और SOS के बीच का अंतर साफ दिखाई दे जाता है। सरकारी संस्थाओं जैसा बेगानापन या नियम कानून की जकड़बंदी SOS में नहीं दिखती। बच्चे सामान्य रूप से आ जा सकते हैं। बाहर जाते समय कोई उनके साथ रखवाले या पहरेदार की तरह नहीं जाता। वे अपनी मर्जी के मुताबिक सो सकते हैं, खा सकते हैं या खेल सकते हैं, वैसे ही जैसे अपने घर में करते। नहीं, तूने मेरी बात भी नहीं मानती बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पे विलेजेस में भाई और बहन, चाहे वो 5 भाई हैं या 2 भाई हैं या 1 भाई है, वो एक ही घर में एक ही माँ के साथ एक ही परिवार में रहते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले एक पेरेंट आया, बहुत करीब 10-12 साल के बाद, बहुत छोटी उम्र में बच्चा उससे अलग हो गया था किन्हीं कारणों से। और जब आया तो उस बच्चे ने काफ़ी कोशिश करने के बाद अपने माँ और बाप को पहचानने की कोशिश की। वो पहचान भी गया, लेकिन उसके बाद बच्चे ने काफ़ी बातें करने के बावजूद भी अपने उन पेरेंट्स को एक ही बात कही कि मेरी माँ यही है, मेरा घर यही है और मैं यहीं पढ़ूंगा। रिमांड घरों या निरीक्षण गृहों में बच्चे कुछ ही समय तक रहने के लिए आते हैं, लेकिन SOS की घरेलू व्यवस्था में वे सभी सदस्यों के साथ स्थायी रिश्ता कायम करते हैं। यही विशेषता SOS के पूरे आंदोलन को अनोखा बनाती है। उसके विभिन्न केंद्रों में बच्चों को परिवार के माहौल और माँ की ममता भरी छाया में जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष गुजारने का मौका मिलता है। SOS के बाल ग्रामों में माँ बनकर आने वाली औरतों को घर चलाने और बच्चों को पालने पोसने और बड़ा करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दूसरी तरफ ये बच्चे अपनी देखरेख करने वाली सीधी सादी घरेलू औरतों की जिंदगी को बच्चों के प्यार से संवार देते हैं। जो बालग्राम में माँ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है इसमें, जो कि सुबह से शाम तक छोटे मोटे वो सारे काम, वो सारा प्रेम जो वो पूछती है बच्चे को जब वो स्कूल से आता है कि तुझे आज तूने क्या पढ़ा, आज तूने क्या किया वहाँ पे, ले तू मैं तुझे रोटी दे गई थी, तू खाना क्यों भूल गया। इस किस्म की जो इमोशनल सपोर्ट है और फिजिकल वेलबींग जो है वो इस माँ से मिलता है। ग्रीन फील्ड्स फरीदाबाद के SOS केंद्र में जो घर हैं वे इसी अनोखे ढंग पर स्थापित किए गए हैं। ऐसे ही एक घर की माँ है शारदा शर्मा, जो पिछले 20 वर्षों से SOS का अंग हैं। SOS में आने से पहले शारदा जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थीं, जहां उन्हें बराबर ऐसे बच्चों के प्रति हमदर्दी महसूस होती थी जो गरीब घरों से आते थे। तभी उन्हें SOS के बारे में पता चला और उन्होंने वहां शामिल होने का फैसला किया। उनके घर वालों ने भी कभी उन पर दबाव नहीं डाला कि उन्हें SOS में नहीं जाना चाहिए, और अब SOS ही शारदा जी का अपना घर है।
जब शुरू में बच्चे आते हैं तो उन लोगों को नहीं लगता कि ये सचमुच हमारी माँ है, ये हमारा घर है। उन्हें तो वैसे ही लगता है जैसे उन्हें बाहर कहीं ट्रीट किया गया, जैसे कोई बच्चा होम से आया। तो शुरू में तो बच्चे कहते हैं कि बहन जी ये चीज़ दे दो, अब ये खाना कब बटेगा, अच्छा आप कपड़े कब बांटोगे। और अगर जब उन्हें कोई नहाने के लिए साबुन देखते हैं तो ये साबुन मेरे लिए लाए आप, ये मेरे लिए लाए, सबको बांट दिया, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक जैसे घर नॉर्मल फैमिली बिल्कुल वैसे ही है। एक दूसरे को समझना और आपस में प्यार बांटना SOS का सबसे बड़ा मकसद है। वहाँ बच्चों के लिए प्यार और सुरक्षा से भरपूर एक सामान्य घरेलू जिंदगी का खाका बनाते समय उनकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछकर उनके जख्म कुरेदे नहीं जाते। वैसे कभी कोई बच्चा बातों बातों में खुद ही बता दे तो बात दूसरी है। जब वो आते हैं तो उनको ये समझते कि ये मेरा अपना बच्चा है और उसको अपने गले से लगाया, फिर पिछली ज़िंदगी जो उसको दोबारा कभी नहीं मैंने दोहराया। नहीं, जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है उसको आप बताती हो ज़रूर होंगी या उनको पता तो ज़रूर चलता होगा कि मतलब मैं तुम्हारी माँ नहीं। हाँ। नहीं, मैं ये कभी कह ही नहीं सकती कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पट्टी थी, फिर इनके खाली नहीं कितने मूवी सारी खाली। इनके अच्छा तूने अच्छा। लेकिन ऐसे जीवन के बाद बच्चे जब बड़े होकर बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनके सामने तालमेल बैठाने की समस्या तो होती ही है। इसके लिए बच्चों को बराबर समझाया जाता है। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल या बाहर के घरों में जाते हैं तब भी उन्हें पता चलता है कि दुनिया कैसी है, उसकी असलियत क्या है। ऐसे नहीं कि भाई SOS में रह रहे हैं और बड़े भी हो गए हैं तो बाहर कोई उंगली पकड़ के जाए, नहीं, हमें उन लोगों को इस तरह बनाते हैं कि वो अपना घर बना के अपना आप उस पे रहना सीखें, अपने पैरों पे खड़े होके किस तरह से उनको ज़िंदगी में वो करना है। SOS के केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बड़े हो रहे बच्चों को सुरक्षा और प्यार देने की कोशिश करना है। लेकिन समाज हमेशा से अनाथ बच्चों के गोद लिए जाने को खास महत्व देता आया है। इसीलिए SOS का एक हिस्सा उदयन परंपरागत अनाथालयों की भूमिका निभाता है। उदयन में घंटी की घनघनाती आवाज इस बात का संकेत है कि दरवाजे पर एक और मेहमान दस्तक दे रहा है। He was found in the train. He was actually left in the toilet. ये एक ट्रेन के टॉयलेट बेसिन में पड़ा मिला था। And the police picked up the person who cleans the compartments and all that after the train. People get down. That person spotted him, and he reported the matter to the police, and the police brought the baby to me. Surjit was about 3-4 months when he came. जब सुरजीत हमारे पास आया वो सिर्फ 3-4 महीने का था। उसकी माँ एक मानसिक अस्पताल में भर्ती थी। पिता का ये कहना था कि वह उसका नहीं किसी और का बच्चा है। The mother had some extramarital relationship with another person, and he's a product of that. सरकारी संस्थाओं के साथ बेआसरा बच्चों का रिश्ता स्थायी नहीं होता। वहाँ वे भटके हुए परिंदों की तरह आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर बाहर की दुनिया के निर्मम थपेड़े खाने के लिए निकल जाते हैं। 16 साल के हेमंत को लीजिए। 1986 में जब हमने पहली बार हेमंत को देखा तो वो सड़कों से रद्दी बटोरने का काम करता था और नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ चुका था। आज हेमंत निरीक्षण गृहों का नियमित बाशिंदा बन चुका है। इन संस्थाओं में लगातार आते जाते रहने की वजह से हेमंत की जिंदगी मंडराती हुई नदी की तरह अपनी रफ्तार खो बैठी है। इस बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अकेला है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोई है नहीं, इमोशनली स्टार्व्ड है ये। कोई इसका अपना नहीं है, कोई चीज़ इसकी अपनी नहीं है, कोई जगह इसकी अपनी नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है तुझे भूख तो नहीं लगी, तू नहाया या नहीं नहाया, स्कूल गया या नहीं गया। वो छोटी मोटी बातें जो आपके और मेरे घर में रोज़ होती हैं, जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं कोई देता। लेकिन वो जो इमोशनल कंटेंट है वो इन ज़िंदगी में वो एब्सेंट है इन बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशंस में।
बच्चों के साथ हमदर्दी और लगाव की ये भावना जो बड़ी संस्थाओं में नजर नहीं आती, SOS का एक मुख्य आधार है और बच्चों को अपनी संभावनाएं तलाश करने की तरफ प्रेरित करता है। अपने बलबूते पर जिंदगी में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करने वालों की एक बेहतरीन मिसाल है आशा, जो एक चित्रकार के रूप में चारों तरफ की दुनिया के साथ अपने रिश्ते की पहचान स्थापित कर रही है। जब मैं यहाँ विलेज में आई थी, मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की होंगी मैं। हम 4 बहन भाई हैं, मैं, लता, उषा, सुनील। तो उस टाइम मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी बोलनी, ना मैं समझ सकती थी, सिर्फ मलयालम भाषा बोलनी आती थी। और मुझे हमारी मम्मी नहीं थी, मुझे पता नहीं था। विलेज में आई तो एक माँ का प्यार मिला और बहन भाई मिले, पापा जी मिले, यहाँ के बहुत प्यार मिला और समझने को मिला कि घर क्या है, किस तरह से हैं। और मैंने धीरे धीरे हिंदी बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और सबके साथ एक साथ मिलकर रहना सीखा। SOS की इसी घरेलू व्यवस्था ने आशा को बचपन की मंजिलें पार करके अपनी एक अलग हैसियत बनाने में मदद दी है, जिसके दौरान आशा ने एक चित्रकार के रूप में अपनी संभावनाएं पहचानी हैं। बालग्राम में रहते हुए आशा ने अपनी माँ के साथ जो रिश्ता कायम किया, उसकी गहराई का पता तब चलता है जब बातचीत के दौरान उसकी माँ का जिक्र आता है। 3-4 सालों से बीमार काफ़ी रहती थी वो, तो उनका डायग्नोस नहीं हो पाया, तो हॉस्पिटल्स में ले गए, चेकअप कराया, एम्स में दिखाया, मूलचंद में दिखाया, फिर उन्होंने हेमोपैथिक इलाज करवाना शुरू किया। तो बाद में उनको पता चला कि उनको ब्लड कैंसर था, तो शी एक्सपायर्ड 86 में हुए थे। घर में क्या हुआ? घर में सब लोगों ने मतलब एक कमी महसूस किया जो कभी शायद जिंदगी में नहीं भर सकती है कमी। इसके बाद आशा पर ही अपने भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आई। इनमें भी उसे सबसे छोटे भाई को लेकर ज्यादा चिंता थी। जब वो आया था सिर्फ 15 दिन का था और मैंने और मम्मी ने रात रात जाग करके उसे किया। अब वो 10 साल का है, तो उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसका पूरा इमेजिनेशन, पूरी दुनिया मम्मी थी, क्योंकि उसको 15 दिन के छोटे से पाला है। 24 घंटे मम्मी के हाथ पकड़ के घूमना फिरना, उसका मतलब पूरा इच्छाएं मम्मी थी, उसके पूरा वर्ल्ड जो था वो मम्मी थी। तो उसको इतने छोटे से बच्चे को इतनी जो उसको सबसे ज़्यादा उसकी विश है, जो इसके डिज़ायर्स जो पूरा करते हैं, उस इंसान को उसने खो दिया। तो मैंने कहा कि इसका बड़ा इसके लिए क्या बुरा हो सकता है इसके लिए, इस स्टेज पे कि सिर्फ 5 साल का है अभी तो। और उसको देख कर के शायद अभी भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि उसके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आशा और उसके भाई बहनों की तरह अनगिनत बच्चों ने SOS में आने के बाद गुजरी बातें भूलकर आगे की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इन बच्चों की सफलता ही SOS की कामयाबी की दास्तान है। जैसे 24 साल की मंजू, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया है और अब एक दफ्तर में काम करती है। 3 साल की शीरनी लड़की होने की वजह से माँ बाप की बदसलूकी का शिकार थी। पड़ोसियों के कहने पर उसे SOS के बालग्राम में लाया गया। अब वो 14 साल की है और पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, नाच गाना सभी में होशियार है। गोपाल सिर्फ 3 दिन का था जब वो बालग्राम में आया। इस समय वो कक्षा 9 में पढ़ रहा है और पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद में भी गहरी दिलचस्पी लेता है। एक खास उम्र के बाद SOS के बालग्रामों के लड़के युवा ग्राम में भेज दिए जाते हैं। वहां जिंदगी में कदम रखने को तैयार इन नौजवानों को स्वाधीनता से जीवन जीना और आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। तो जो यूथ विलेज बॉयज़ के लिए हमने बनाया, इसका मकसद एक ही रहा कि वो बच्चे इस उम्र में थोड़ी हार्डशिप ऑफ लाइफ, फैक्ट्स ऑफ लाइफ जाने। वो अपने लिए खुद अपने कपड़े धोएं, खुद अपने कपड़ों को इस्त्री करें, खुद अपने स्कूल या कॉलेज थोड़ा चल के जाएं
और खुद वापस आएँ शाम को, अपने हर एक कमरे को खुद साफ़ करें, खुद अपनी किताबों का, अपने कमरे का रख रखाव करें, तो इससे कि ताकि उसको अपनी ज़िंदगी की असलियत से वो वाकिफ़ हो। हमारे समाज में किसी हद तक लड़कियों की जिंदगी आज भी घर ही के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाए कि घर ही उनकी जिंदगी का प्रमुख केंद्र होता है। इसलिए एसओएस के बाल ग्रामों में बड़ी होने वाली लड़कियां इस मायके को छोड़ती भी हैं तो ससुराल अथवा पति के घर में कदम रखने के लिए। फरीदाबाद के बाल ग्राम में इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संध्या की शादी संपन्न हुई। संध्या का बचपन बांग्लादेश की लड़ाई में कुर्बान हो गया था। माँ बाप दोनों को खो देने के बाद वो कलकत्ता में मदर टेरेसा के आश्रम में लाई गई और वहां से फरीदाबाद एसओएस के बालग्राम में। यहीं संध्या ने बचपन से जवानी में प्रवेश किया और अब वो यहाँ से विदा हो रही है। इसी को लेकर सीधा हाथ में बांध दो, सीधे हाथ में आप इसको कलाई ले लो, आप कलाई ले लो और सीधे हाथ में बांध दो। संध्या लली है लाडली दुलारी और पुत्री रही प्राण से ज्यादा प्यारी। ये माता की तरफ से 2 शब्द हैं। समय आया है आज तेरी विदा का, मुझे है रुलाता समय है खुशी का, हृदय खंड में। लेकिन शादी के बाद एसओएस से विदा होने पर भी वो स्थायी संबंध बरकरार रहता है जो लड़कियां वहां रहने के दौरान कायम करती हैं। इसीलिए बीच बीच में वे अपने परिवार से मिलने वापस आती रहती हैं। जब हमारी नानी मौजूद है तो हमारे बच्चों की नानी भी तो जवान दिखनी चाहिए। ये मेरी बड़ी बिटिया है, इनकी शादी हो गई है, इनके हस्बैंड है, छुट्टी है तो छुट्टी बोल रहे हैं। इनकी 2 लड़कियाँ, एक केजी में पढ़ती है, कभी छोटी है, तो ये जब छुट्टी होती है मिलने आती है। वैसे भी छुट्टियों में आती हैं, चाहे मम्मी हो या ना हो, मैं जरूर आती हूँ। इसमें शक नहीं कि बेघर बार बच्चों की समस्या हमारे समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में शामिल है। हिंसा, बेगानेपन और बेरहमी से घिरी हुई हमारी दुनिया में आज बेगिनती बच्चे आंधी की लपेट में आए तिनकों की तरह एक अनजाने भविष्य की ओर उड़ते जा रहे हैं। As far as the future is concerned, जहाँ तक भविष्य का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि गांव के विकास के साथ एक दिन देश की आर्थिक हालत ऐसी हो जाएगी कि बेसहारा बच्चों का ये मसला ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी देर लगेगी, शायद ये मेरी जिंदगी में होगा ही नहीं, लेकिन यही मेरी उम्मीद है। आखिर बच्चे का अपना घर ही उसके परवरिश की सबसे अच्छी जगह है। मगर जब तक बच्चों को उनके अपने परिवारों में सही परवरिश दिलाने का उद्देश्य हासिल नहीं होता, तब तक एसओएस के केंद्र पुरानी संस्थाओं की बनिस्बत इस समस्या को अधिक मानवीयता से सुलझाने का नमूना पेश करते हैं। एसओएस की रूपरेखा हमारे देश की उसी परंपरा का अंग है जो सामाजिक समस्याओं का इलाज समाज के भीतर से खोजने और उसे लागू करने की दिशा में बढ़ती रही है। एसओएस की सफलता को मिसाल मानकर अपनाने में ही इस समस्या का एक बेहतर समाधान हासिल हो सकता है। तभी बेसहारा बच्चों को वो सब दिया जा सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डले, नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते